नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी साथी। और आज हम पेपर थर्ड यानी एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2021 के सारे एमसीक्यू हल करने वाले हैं। और जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सारे सिलेबस को एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इससे हमने सबसे पहले यूनिट 2 के सारे एमसीक्यू पूरे टॉपिक वाइज हल कर चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। जो भी साथी नए हैं जाकर प्लेलिस्ट से अपना पूरे वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पेपर थर्ड यानी 2021 के पूरे 100 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में 2021 में पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी भाई। तो जल्दी से हम सारे पीवाईक्यू देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि सभी साथी देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न सुमेलित करना है नदियों से और उनकी सहायक नदियों में। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो नदियाँ कौन कौन सी है देखो आप। बेतवा जो चंबल है, छिप्रा यमुना, बैनगंगा नर्मदा और डी है तवा गोदावरी। तो सभी आंसर करेंगे भाई, क्या क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ये वाला। अब इसमें देखिए टिक करना आपको। जैसे ए का क्या है, ए का है सेकंड यानी बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है। वहीं छिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। आगे अपन बात करें तो वैनगंगा की, तो ये है गोदावरी की सहायक नदी। वहीं तवा जो है सरल प्रश्न है, सभी जानते हैं कि तवा किसकी है भैया, नर्मदा नदी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, एक सेकेंड, प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। बी है ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। सी मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से वर्षा होती है। और डी है राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो सभी साथी आंसर करेंगे। जिन्होंने भी बढ़िया से मध्य प्रदेश को पढ़ा होगा वे इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। और सारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इनकी संभावना है कि कहीं ना कहीं वही प्रश्न उठा के पीएससी फिर से पूछ लेता है। इसलिए आपको अच्छे से सारे प्रश्नों को देखना है और इनके अनुसार आपको अपनी तैयारी में इम्प्रूव करना है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन ए है विदिशा, बी भोपाल, सी उज्जैन और डी है इंदौर। तो भैया सभी साथी जितने भी कर्क रेखा जितने भी जिलों से गुजरती है उन सभी जिलों के नाम कमेंट में कर दीजिएगा और इसमें से कौन सा नहीं है उसको भी आपको टिक करना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंदौर है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, बी है आग्नेय, सी कायांतरित या परिवर्तित और डी है परतदार या अवसादी। सभी बताओ साथी आंसर कि कोयला और पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है। तो सभी जानते हैं इसका प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी परतदार और अवसादी चट्टानों में प्रमुख रूप से कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए है मालवा का पठार, बी नर्मदा घाटी, सी बघेलखंड का पठार और डी है सतपुरा श्रेणी। तो काली मिट्टी का क्षेत्र लगभग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में पाई जाती है हर क्षेत्र में, लेकिन निम्न में से कौन सा क्षेत्र जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती तो उसका आपको टिक करना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बघेलखंड है ना। सभी साथी को ध्यान रखना कि काली मिट्टी जो निम्न में से कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती तो वह है बघेलखंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाई क्योंकि 100 प्रश्न है और लगभग उसमें 1 घंटे से ऊपर समय हो जाता है। तो अपने को पहले टाइप समझना है, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से बात कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड है ना। तो निम्न में से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 5 मई 1951, बी 10 जून 1950, सी 7 अप्रैल 1948 और डी है 10 जुलाई 1949 यानी 1949। सरल प्रश्न है, संस्थाओं से प्रश्न बने हैं, तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको अच्छे से लिख के उनकी स्थापना, उनके कार्य और उनकी गठन के सारे वर्ष आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 7 अप्रैल 1948 है ना। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हाँ, वर्तमान में इसके कौन अध्यक्ष हैं, कौन CEO है, सभी कमेंट करके बताइएगा भाई। अगला जो प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी है इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी है ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करेंगे सभी साथी आंसर। सरल प्रश्न है और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है? ऑप्शन ए है केरल, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी है बिहार। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश है। सभी जानते हैं कि भाई उस समय ये करंट से थोड़ा जोड़ कर ये इस प्रश्न को बनाया था। तो इसका जो आंसर है मध्य प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखो, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए है दूध, बी चाय, सी पानी और डी है उपरोक्त सभी। तो सभी साथी आंसर करेंगे इसका भाई कि फास्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी दूध, चाय और पानी तीनों के लिए प्रमुख रूप से इसका परीक्षण किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सारगासो सागर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी है उत्तरी प्रशांत महासागर। करो भाई, सभी साथी आंसर करेंगे। तो ये है अपना विश्व भूगोल से प्रश्न बना है। तो सारे ही जो सागर हैं और इनमें जिन जिन भी प्रमुख रूप से सागरों की उपस्थिति है उन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर है ना। सार्गेसो सागर कहाँ है भाई? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? ऑप्शन ए है पाक जल डमरू मध्य, बी मलक्का जल डमरू मध्य, सी स्वेज नहर और डी है पनामा नहर। सभी साथी आंसर करो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी स्वेज नहर जो है प्रमुख रूप से आर्थिक और युद्ध नीतिक इनका सर्वाधिक महत्व है स्वेज नहर का। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन ए है सियरा निवेदा, बी रॉकी, सी हिमालय और डी है आल्प्स। करो सब भाई, सभी साथी आंसर। सरल प्रश्न है, लगभग PSC में 70% या 60 प्रश्न, मैं कह सकता हूँ कि 60 प्रश्न जो है सभी से बनते हैं और अब तो माइनस मार्किंग हो गई है। तो जो साथी अच्छे से पढ़ने वाला हुआ उसकी बल्ले बल्ले है, और जो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं कि टिक लगा दी 60-70 प्रश्न बनने के बाद टिक जिनके लग गए अंधाधुंध, वो सिलेक्शन ले लेते थे कई बार। लेकिन अब ऐसा होगा कि जो पढ़ने वाले छात्र होंगे सिर्फ उनका ही सिलेक्शन हो पाएगा, और मेहनत करो तो जल्दी से आप भी सिलेक्ट हो पाओगे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सियरा निवेदा है ना। इसका जो आंसर सियरा निवेदा है जो है नवीन वलित पर्वत नहीं है। बाकी तीनों रॉकी, हिमालय और आल्प्स ये तीनों नवीन वलित पर्वत हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कौन से दो देशों को मैकमोहन विभक्त करती है? ऑप्शन ए है भारत और चीन, बी चीन और अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान और भारत और डी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। करेंगे भाई सभी साथी आंसर। ये हमारे पड़ोसी देशों से जो विभक्त होने वाली रेखाएं हैं उन सभी के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, है ना। तो उसी से ये प्रश्न बना है और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भारत और चाइना जो है प्रमुख रूप से मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है ट्रक कृषि संबंधित है? ऑप्शन ए है साग सब्जी से, बी दूध से, सी अनाज से और डी है मुर्गी पालन से। तो इसका जो आंसर दिया था आयोग ने भाई साग सब्जी से, ये जो है ट्रक कृषि है
और अगर आपको ध्यान रखना हो इसको, तो अपन जब भी सब्जी वब्जी लेके जाते हैं तो काय में लेके जाते हैं, जब बड़ा स्टॉक होता है तो ट्रक में, तो इस तरह से भी आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बी गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सी चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और डी है तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सभी साथी आंसर करेंगे। इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये करंट अफेयर से जी प्रश्न बना था भाई, तो सारे साथी जो है करंट अफेयर की सारी घटनाओं को जब भी करंट अफेयर पढ़ें तो अच्छे से लिखना है। साथ ही साथ उन सभी प्रश्नों को जो हमारे सिलेबस से कनेक्टेड हैं उन सभी प्रश्नों को आपको उतारना है। सिलेबस में जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के भी सिलेबस में दे रखा है, तो आप उनसे इन प्रश्नों को कनेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए। प्रश्न, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 31 अगस्त, बी 15 जुलाई, सी है 15 सितंबर और डी 21 मार्च। करो भाई सभी साथी आंसर कि विमुक्त जाति दिवस यानी दिवस से जो प्रश्न बने हैं तो सभी को डे याद रखना है कि कौन सा डे किस तारीख को बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 31 अगस्त यानी 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? ऑप्शन ए है राई, बी बिहू, सी लावनी और डी है नौटंकी। करो भाई सभी साथी आंसर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी राई है ना। श्री राम सहाय पांडे जो है प्रमुख रूप से राई से संबंधित है, राई नृत्य से संबंधित है। तो आपको जो है ये है ना, आपको थोड़ा सा जब आप करंट अफेयर पढ़ें तो वर्तमान में किस नृत्य के लिए किस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है ना, इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वे कहीं ना कहीं एमपी से हैं। और साथ ही साथ लोक नृत्य लोक कला इनमें आप जानते हैं कि लगातार किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, तो उससे ये कनेक्ट करके प्रश्न बनाया था। अब अगला प्रश्न देखो, श्रीमती दुर्गा बाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोंड शैली, बी भील शैली, सी बैगा शैली और डी है सहरिया शैली। भाई हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, मैं एक ही आपको बता चुका हूँ कारण कि हमारा जो वीडियो है 100 प्रश्नों का है, सारे पीवाईक्यू हैं। अभी इसमें बात करने का अर्थ ये है कि बात नहीं करने का अर्थ ये है कि हमें हमारा जो वीडियो है ज़्यादा लंबा ना खींचे, हम सीमित समय में अपना वीडियो कंप्लीट कर पाएँ, ऐसी हमारी इच्छा है। और आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। कारण ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो भी अभी अधूरा है और आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गोंड शैली से, जो दुर्गाबाई व्याम है प्रमुख रूप से गोंड शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित करना भाई जिला है और उससे संबंधित उत्पाद है। तो आप सारे ऑप्शन देख लो, मैं इसको बोलूँगा नहीं, आप ऑप्शन देखो और अपने इत्मीनान से जो भी आपको ठीक लगे वो आंसर करो। तो इसका जो आंसर है, पढ़ ही लिया हुआ आपने ऑप्शन, इसका आंसर जो है ए है ना। तो बालाघाट क्या है भाई? बालाघाट में कोदो कुटकी, ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट वाला आंसर है इसका। वहीं अगला देखो, दूसरा जो बैतूल है, बैतूल प्रमुख रूप से क्या है? तो ये आपको सागौन के लिए जाना जाता है ना। अगला है खरगोन, सभी को पता है भैया खरगोन मिर्ची है ना, मिर्ची और मिर्च से संबंधित जो भी उत्पाद बनते हैं वे खरगोन से संबंधित है। वहीं नरसिंहपुर की बात करें तो तुअर दाल और गुड़, ये है प्रमुख रूप से ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है 9, बी 10, सी 11 और डी है 12। तो सभी साथी आंसर करेंगे। सरल प्रश्न है और कृषि से प्रश्न उठाया गया ये तो, और सिलेबस से बाहर कुछ नहीं भैया। आप जब भी पीवाईक्यू लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सारा ही सिलेबस से लिया गया है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं। बस एक ही बात है कि आप अच्छे से तैयारी करो अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है यानी 11 जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र हमारे एमपी को विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न देखो, कृषि किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी बीएचईएल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था? ऑप्शन ए है 2011, बी 2012, सी 2013 और डी है 2014। सरल प्रश्न है और भाई बताओ कि इसका जो आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 2013 में बीएचईएल को महारत्न का दर्जा दिया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है महेश्वर, बी अमरकंटक, सी मुरैना और डी है दतिया।
करेंगे भाई सभी साथी आंसर। सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं अभी और कठिन भी प्रश्न आएंगे, तो आप सभी को इन सबको तालमेल बैठा के अपनी जो 2026 की एग्ज़ाम है उसको बेहतर तरीके से देना है भाई। और आप सभी जानते हैं माइनस मार्किंग है, तो आपको सटीक आंसर लगाना है, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है ना। ऐसा नहीं है कि उठा के लगा दिया कुछ भी टिक, तो उससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन रुक सकता है भाई। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी अमरकंटक है ना। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय जो है प्रमुख रूप से कहाँ पर है, अमरकंटक में। अगला प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। ऑप्शन ए है बालाघाट, बी डिंडोरी, सी भिंड और डी है छिंदवाड़ा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भिंड है। और सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे भाई। हाँ, अगला प्रश्न देखो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस शहर में है। ऑप्शन ए है जगंधरी, बी चकारिया, सी इमालिया और डी है मलाजखंड। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मलाजखंड। सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ तांबा नगरी के नाम से प्रमुख रूप से किसको अपने मलाजखंड क्षेत्र है, और कहाँ पर है, बालाघाट में है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, बी है डिजिटल हस्ताक्षर, सी प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण और डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी अगर आपने अच्छे से आईटी वाला क्षेत्र जो प्रमुख रूप से पीएससी सिलेबस में दे रखा है आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो आंसर है उपरोक्त सभी है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी है, डिजिटल हस्ताक्षर और साथ में प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण जो है प्रमुख रूप से इसमें आता है। अगला प्रश्न देखो, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए है B2B, ऑप्शन बी है C2B और सी है B2C और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया बताओ कि नीलामी और गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार जो प्रमुख रूप से इन वाणिज्य में से कौन से वाणिज्य में आता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर B2B है और साथ में इसका जो आंसर है B2C भी है, यानी इसके दो जो है आंसर उस समय आयोग ने दिए थे। अगला प्रश्न देखो, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्विच, बी राउटर, सी ब्राउटर और डी है गेटवे। तो बताओ भाई, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट स्थानांतरित करने के लिए कौन सा उपयोग में होता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राउटर, जो है प्रमुख रूप से दो डेटा पैकेट के बीच में स्थानांतरित करने के लिए राउटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है डोमेन नेम सेवा, बी है डोमेन नाम प्रणाली DNS यानी, और सी है DNS फाइल सिस्टम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जहां पर विभिन्न मेजबानों और नाम पता जो प्रमुख रूप से डेटाबेस के रूप में होते हैं उन्हें डोमेन नेम प्रणाली यानी डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है ना। ऑप्शन ए है B2B, बी है B2C, सी है C2B और डी है C2C। देखो साथ ही सभी जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है और PYQ हल कराने का एक ही तात्पर्य है कि आप इनके आधार पर अपनी जो आगामी एग्ज़ाम है उसको बेहतर कर पाएँ, है ना। PYQ का मतलब ही है कि आप पैटर्न को समझें, पैटर्न के साथ अपनी जो तैयारी आप कर रहे हैं उनको फॉलो करें, साथ में उन प्रश्नों के आधार पर अपने प्रश्न निर्माण भी करें, साथ ही उन्हें लगाएं भी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी C2B है। प्रमुख रूप से जो है उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय कर सकता है, जो कंज्यूमर टू बिजनेसमैन के लिए है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है। ऑप्शन ए है मंडला, बी शहडोल, सी रायसेन और डी है बालाघाट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायसेन, जो प्रमुख रूप से बेगा विकास अभिकरण नहीं है। बाकी सभी जो है प्रमुख रूप से बेगा के क्षेत्र यहाँ पर जहाँ पर बेगा प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है नारायण श्रीधर बेंद्रे, बी विष्णु चिंचलाकार, सी नाना साहेब पेंसे और डी है अमृतलाल बेंगड़। तो जो भी साथी देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यूनिट 2 में हमने सारे इतिहासकार, साहित्यकार, चित्रकार जो भी थे प्रमुख रूप से सभी के वीडियो हमने बनाए हैं। तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट में से सारा यूनिट 2 का कंप्लीट सिलेबस है जो MCQ के फॉर्म में है,
आप जाकर उन्हें देख लें भाई आपकी एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपके कुछ काम आ पाए, है ना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नाना साहेब पेन से, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या है, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? ऑप्शन ए है कामदगिरी, बी ओंकारेश्वर, सी अमरकंटक और डी है महेश्वर। तो इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी यानी ओंकारेश्वर है, जो प्रमुख रूप से प्राचीन मानधाता के नाम से ओंकारेश्वर को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है मालवा, बी निमाड़, सी बुंदेलखंड और डी बघेलखंड। करेंगे सभी साथी आंसर। तो ये हमारे लोकनाट्य लोक कलाएं, इनसे भी प्रश्न बने हैं, और इनके मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि यूनिट 2 में सभी यूनिट वाइज करा चुके हैं, जिनको सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें, और जो भी साथी नए हैं उनको देख लें, और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, जो भी साथी हैं नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी निमाड़ है ना। कलगी तुर्रा कलंगी लोकनाट्य जो प्रमुख क्षेत्र से निमाड़ क्षेत्र का लोकनाट्य है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए है दसपुर अभिलेख, बी सोहागरा अभिलेख, सी है सूपिया अभिलेख और डी है एरण अभिलेख। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दसपुर कहाँ पाया जाता है भाई? दसपुर अभिलेख सभी को कमेंट करके बताना है। विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पर प्रमुख रूप से दसपुर अभिलेख को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 है ना के तहत प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की संरचना क्या थी? ऑप्शन ए है भारत संघ, बी है अखिल भारतीय परिसंघ, सी है संयुक्त भारत और डी है भारतीय परिसंघ। तो जो है अभी तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, शासन अधिनियम है नहीं, लेकिन जब थे उसमें प्रमुख रूप से उससे प्रश्न बना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है भारत संघ, इसका आंसर है ना प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न देखो, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, है ना। किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ये आपको बताना भैया। ऑप्शन ए है दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी और डी पांचवी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पांचवी इसका आंसर है भाई। उस समय क्या हुआ था कि जब ये प्रश्न आया था तो बहुत सारे बच्चों से गलत हुआ था, उन्होंने तीसरी कुछ बैठक उसमें बताया था। जैसे आप सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, फिर 11 को हुई थी और फिर 13 को हुई थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने तीसरी लगाई थी। लेकिन इन बीच में भी अब बैठकें हुई हैं, है ना। तो उस बीच में हालांकि उस ज़्यादा जैसे उद्देश्य प्रस्ताव पाँचवीं में रखा गया था, बीच की जो बैठकें वो काम नहीं आई थी, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से पाँचवीं बैठक और साथ ही 13 दिसंबर वाली। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति का आशय, बी है राष्ट्रपति का समाधान, सी राष्ट्रपति के अनुदेश और डी है राष्ट्रपति की सहमति। अब अगर मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सोल्व करा रहा हूँ 2019-20 में, तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न पिछले ईयर से ही उठाया गया है, इसीलिए पीवाईक्यू लगा लो, ताकि 2-4 नंबर के प्रश्न आपको यूं ही मिल जाएं कि सीधे आपने देखे और एज इट इज़ पूछ लिया नेक्स्ट ईयर, इसलिए पीवाईक्यू कराने का मतलब है भाई। तो इसका आंसर सभी जानते हैं, पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था, मतलब 2020 में, और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति के आशय से। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी राज्यसभा एवं लोकसभा, सी राष्ट्रपति और राज्यसभा एवं लोकसभा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारी पॉलिटी से ये प्रश्न बना है भाई, इसका जो आंसर है प्रमुख रूप से क्या है? ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो प्रमुख रूप से संसद के अंग हैं, है ना। और आप सभी को ध्यान रखना है कि जो है प्रमुख रूप से इनके आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से आर्टिकल में प्रमुख रूप से इनकी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 19। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 17 है ना। अब इन सभी आर्टिकल को आपने पढ़ ही लिया होगा भाई, इनको विस्तार से अभी चर्चा करने का समय अपने पास है नहीं। अगला प्रश्न देखो, अटल प्रगति पथ संबंधित है? ऑप्शन ए है मंदसौर नीमच क्षेत्र, बी है धार झाबुआ क्षेत्र, सी है मंडला जबलपुर क्षेत्र और डी है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है, अटल पथ जो है प्रमुख रूप से हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र का पथ है। अगला प्रश्न देखो, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है गांधी सागर, बी ओंकारेश्वर, सी
अमरकंटक और डी है बरगी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ओंकारेश्वर है ना। ओंकारेश्वर में जो है 600 मेगावाट क्षमता का सौर तरंग परियोजना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है निशानेबाजी, बी तैराकी, सी है हॉकी और डी है क्रिकेट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी निशानेबाजी है ना। प्रमुख रूप से चिंकी यादव का जो संबंध है निशानेबाजी से। अगला प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है निशानेबाजी, बी है तीरंदाजी, सी हॉकी और डी है क्रिकेट। तो विवेक सागर हम सभी जानते हैं भाई कि ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने कांस्य पदक प्रमुख रूप से लेकर आए थे टोक्यो ओलंपिक से। तो ये जो है हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, बी हंगरी, सी स्पेन और डी है नॉर्वे। करेंगे सभी साथी आंसर, और इनको लगाओ भाई, अच्छे से लगाओ, क्योंकि आप यहाँ लगाओगे, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ लगाया ना तो सीधा एग्जाम में टिक होगा, है ना। तो सभी साथी अच्छे से आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हंगरी है ना। हंगरी जो है करंट अफेयर से ये प्रश्न था, है ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो जो भी अभी वर्तमान में जो भी अपॉइंट हुए नए नए 2026 में, उन सभी को आपको देख कर जाना है। अगला प्रश्न देखो, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है मध्य महाद्वीपीय, बी परिप्रशांत महासागरीय, सी मध्य अटलांटिक और डी है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी परिप्रशांत महासागरीय। ये प्रमुख रूप से ज्वालामुखी विस्फोट की पेटी सर्वाधिक मतलब अगर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो वो इसी पेटी परिप्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न देखो, और प्रश्न है 47, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी तांबा, सी जस्ता और डी है लौह अयस्क। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है लौह अयस्क के लिए। जो मार्क्वेत प्रमुख रूप से श्रेणी है वो किसके लिए है? मार्क्वेत जो है लौह अयस्क के लिए, और ये प्रमुख रूप से कहाँ है? तो हमारे अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस नहर के राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? ऑप्शन ए है कान्हन नहर, बी है रामगंगा नहर, सी है शारदा नहर और डी है इंदिरा गांधी नहर। तो इसका जो आंसर है, सरल प्रश्न है भाई ये भी, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, है ना। इंदिरा गांधी नहर जो प्रमुख रूप से पश्चिमी जिलों की कृषि गतिविधियों को रूपांतरित करती है राजस्थान में, है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष निर्भर नहीं है? ऑप्शन ए है नील नदी की निचली घाटी, बी है चीन के पूर्वी मैदान, सी जावा द्वीप और डी है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। करो भाई सभी साथी आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है यानी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, बाकी सभी कृषि पर हैं। अगला प्रश्न देखो, जनसंख्या 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितना था? ऑप्शन आप सभी देख ही पा रहे होंगे, 33.15%, ऑप्शन बी है 32.15%, सी है 30.15% और डी है 31.15%। तो 2000 ये जनगणना से जो प्रश्न बना है, तो सभी जनगणना अभी, क्योंकि हालांकि नवीन जनगणना आई नहीं है, तो 2011 से ही प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है यानी 31.15%। अगला प्रश्न देखो, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? ऑप्शन ए है आलूवालिया, बी डलेवालिया, सी कन्हैया और डी है शुक्रचकिया। तो ये हिस्ट्री का प्रश्न है भाई, और सभी जानते हैं कि हमारे जो रणजीत सिंह हैं इनका जो संबंध है प्रमुख रूप से शुक्रचकिया मिसल से है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है बीपी मेनन, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी कृष्णा शाही और डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख रूप से जो रियासतें हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया था, और उस समय बीपी मेनन की सहायता से प्रमुख रूप से ये काम हुआ था। अगला प्रश्न देखो, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित
भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, है ना। ये कथन आपको ध्यान ध्यान रखना है, कथनों से प्रश्न बने हैं, हर बार रिपीट भी होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था निम्न में से। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो जो भैया ये कहा था, ये कथन है प्रमुख रूप से लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कथन इनका है। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए है साबरमती, बी पवनार, सी सेवाग्राम और डी है रामानंदीय। सरल प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है और इसका आंसर जो है सभी जानते हैं कि साबरमती से ये प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न देखो, डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। आप सभी जानते हैं कि व्यवगत के सिद्धांत के दौरान बहुत सारे जो राज्य हैं उनको विलय किया था, तो निम्न में से कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन ए है जैतपुर, बी संबलपुर, सी झांसी और डी है सतारा। तो सबसे पहले भैया जो है व्यवगत के सिद्धांत के दौरान जिसको विलय किया गया था वो था ऑप्शन नंबर डी यानी सतारा, है ना। सतारा को सबसे पहले विलय किया था। अगला प्रश्न देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु समिति में कौन शामिल है। आप जानते हैं कि जो पहले सिलेबस था उसमें एक्ट, अधिकार और जो प्रमुख रूप से आयोग थे उनसे प्रश्न बने थे। अब ये प्रश्न हालांकि सिलेबस चेंज हो गया लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिटी से जुड़ा है, तो आपको सभी को ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस हट गया तो आयोग से प्रश्न नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। तो ऑप्शन देख लिया आपने, विधानसभा का अध्यक्ष, बी है राज्यपाल, सी विपक्ष के नेता और डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो आंसर है इसमें जो कौन शामिल है में, तो इसमें जो भैया विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष का नेता प्रमुख रूप से शामिल होते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। ये उस समय भैया डिलीट कर दिए थे प्रश्न, अब देख लो इसका जो ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी भारत के राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी है गृह मंत्री। तो इसमें जो प्रमुख रूप से राज्यपाल आंसर आता है भैया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल है। अब इसमें उस समय पीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था और इसके बोनस नंबर सबको मिले थे। अब अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनको मैं पढ़ूंगा नहीं भाई, आप खुद से पढ़ लो, लंबा सेंटेंस है तो आप पढ़ लो, इसका आंसर आपको टिक करना है ना। निर्वाचन आयोग से जो कथन है इसमें से क्या आपको ठीक लगता है उसके आंसर इसमें बताना है, इसमें सत्य बताना है आपको, है ना। नीचे दे भी रखा है कि कौन से कथन सत्य है, तो पढ़ो इसको आंसर अच्छे से और फिर आंसर करो। आप वीडियो रोक कर भी इसको पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी यानी एक और दो दोनों सत्य हैं। यानी भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है ना, ये भी सत्य है। और साथ में दूसरा जो कथन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनको अपॉइंट किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे। ऑप्शन ए है 4 सदस्य, बी 5 सदस्य, सी 6 सदस्य और डी 7 सदस्य। तो आयोग से प्रश्न है तो सभी ने अच्छे से आयोग पढ़ी होगा भाई। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 5 सदस्य होंगे, है ना, अधिकतम। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। सरल प्रश्न है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सारे काम भाई राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति से लेकर उनकी पदमुक्ति तक, और साथ में वेतन भत्ते जो भी सारी चीजें हैं वे राष्ट्रपति के अनुसार तय होती हैं। अगला प्रश्न देखो, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन ए है पासवर्ड चोरी, बी ट्रोजन प्रोग्राम, सी है स्पाईवेयर और डी उपरोक्त सभी। तो करो भाई सभी आंसर, क्या है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, यानी कि जो है पासवर्ड चोरी और ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर प्रमुख रूप से वर्चुअल कीबोर्ड से संबंधित सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न देखो, ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन दूसरे से भेजा गया है। ऑप्शन ए है फिशिंग, बी है स्पूफिंग, सी स्पैमिंग और डी है स्निफिंग। तो भैया ईमेल से जो है प्रमुख रूप से उत्पन्न दिखता है लेकिन दूसरे द्वारा भेजा गया है, ये एक प्रकार का फ्रॉड है, यानी इसे हम वायरस कह सकते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी स्पूफिंग है, जो ईमेल के स्रोत से दिखता है लेकिन ईमेल से उत्पन्न होता है लेकिन किसी और सोर्स से किया होता है। अगला प्रश्न देखो, एक नेटवर्क वातावरण में कौन सा सर्वर नहीं है। ऑप्शन ए है फाइल सर्वर,
बी है प्रिंट सर्वर, सी है अनुप्रयोग सर्वर और डी है नेटवर्क सर्वर। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी नेटवर्क सर्वर जो है प्रमुख रूप से सर्वर नहीं है, बाकी तीनों जो है सर्वर है। अगला प्रश्न देखो, कौन सी सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? ऑप्शन ए है बस, बी स्टार, सी रिंग और डी है ग्रिड। तो आपने जब टोपोलॉजी पढ़ी होगी तो भाई इसमें बस होती है, स्टार होती है, रिंग होती है, लेकिन ग्रिड कहीं से भी टोपोलॉजी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है? ऑप्शन ए है हाइपोथेसिस, बी है इंटेलिजेंस, सी ज्ञान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई साहब इसका जो आंसर दिया था, पता नहीं ये कहाँ से ये प्रश्न उठाया था, लेकिन इसका जो आंसर है आयोग ने जो दिया था ऑप्शन नंबर सी यानी ज्ञान था, है ना। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहाँ से, तो ज्ञान से इसको किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, मालव संबत इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब मालवा संबत को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन देखो, कलचुरी संबत, विकृत संबत, शीर्षक संबत और डी है गुप्त संबत। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कृत संबत है ना। मालवा संबत को कृत संबत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, छींट छपे सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध मध्यकालीन शहर, है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मांडू, बी सिरोंज, सी धार और डी है रायसेन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सिरोंज है। तो जो है प्रमुख रूप से छींट या छपे सूती कपड़ों के लिए सिरोंज शहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी असत्य कथन चुने। ऑप्शन ए है ख्वाजा व भीम नायक भील नेता थे, बी है शंकर शाह गढ़मंडला राज्य के थे, सी देवनाम सिंह ने ब्रिटिश विरोध किया था और डी है सिपाही बहादुर सरकार इंदौर में बनी थी। तो भाई साहब इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी और डी दे रखा है, जो प्रमुख रूप से है आयोग ने सी और डी दिया था। जो है तीन इसमें प्रमुख सत्य हैं, दो प्रमुख रूप से सत्य हैं। देवनाम सिंह ब्रिटिश विरोध में नहीं थे उस समय, है ना, इन्होंने प्रमुख रूप से खुलकर विरोध नहीं किया था, इसलिए ये गलत दिया। और साथ में सिपाही बहादुर सरकार की जो गठन था उसका इंदौर में नहीं हुआ, कहाँ हुआ भाई? इसका सीहोर में हुआ था। सभी को ध्यान रखना है, सिपाही बहादुर सरकार का जो गठन है प्रमुख रूप से सीहोर में हुआ था, न कि इंदौर में। अगला प्रश्न देखो, गोटमार मेला किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन ए है इंदौर, बी मंदसौर, सी छिंदवाड़ा और डी है खरगोन। तो मैंने आपको पिछला हमारा वीडियो यूनिट 2 में जो है मेले के और साथ में अकादमियाँ और साथ में जो भी सज्जन पीठें थी उनसे प्रश्न जो बन सकते थे मैंने करा दिए हैं। अब देख लीजिए इसमें से ही प्रश्न बना है और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी छिंदवाड़ा है। गोटमार मेला जो प्रमुख रूप से छिंदवाड़ा से में लगता है। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो जाम नदी के तट पर ये मेला लगता है और इसमें एक प्रथा है कि दोनों जो गांव वाले हैं वो उस नदी के दोनों किनारों पर खड़ते हैं और पता नहीं क्या प्रथा है, वहाँ पर पत्थरों से मेले का आयोजन किया जाता है या ऐसे कृत्य किए जाते हैं। तो जो भी भाई छिंदवाड़ा से हैं, मैंने जब मेला टॉपिक पढ़ाए थे उसमें भी बोला था कि कमेंट करके बताना इसकी क्या प्रथा है, क्या है, कैसा, और जो भी है वहाँ से बताएंगे कमेंत करके। अगला प्रश्न देखो, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं, यानी उनकी रचनाओं से प्रश्न है, बी है भवानी प्रसाद हिमतरंगिनी, मुक्तिबोध चांद का मुतेड़ा और डी है केशवदास रसिकप्रिय। तो कौन सा नहीं है आपको बताना भाई। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी भवानी प्रसाद मिश्रा हिमतरंगिनी नहीं भाई। हिमतरंगिनी किसकी है तो सभी जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, इनको भी ध्यान रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी की है रचना कौन सी? हिमतरंगिनी। और कहाँ से है भाई? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे होशंगाबाद जो वर्तमान का नर्मदापुरम है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बी है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सी है पिछड़ा वर्ग आयोग और डी है मानव अधिकार आयोग। तो इसका जो आंसर है सरल प्रश्न है भाई, ऑप्शन नंबर ए यानी अनुसूचित जाति से है ना। 338 अनुसूचित जनजाति संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 के तहत जुर्माना कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए है केवल केंद्रीय सूचना आयोग, बी है केवल राज्य सूचना आयोग, सी है केंद्रीय राज्य सूचना आयोग और डी है उच्च न्यायालय। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलो। प्रश्न क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन संघ के लेखाओं संबंधी प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है उपराष्ट्रपति को और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर है भैया उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि जो भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो सारे काम हैं वो पूरा राष्ट्रपति देखता है। उसकी नियुक्ति, वेतन भत्ते, पदमुक्ति, साथ में उनकी जो भी लेखाएं संबंधी जो भी काम है वो सारे राष्ट्रपति देखता है। अगला प्रश्न देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी है यूपीएससी के अध्यक्ष। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति जो है प्रमुख रूप से कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, डीएमईओ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 18 सितंबर 2015, बी है 18 सितंबर 2016, डी है 18 दिसंबर 2015 और डी है 18 दिसंबर 2016। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 18 सितंबर 2015 है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहे? ऑप्शन ए है प्रकाश चंद्र सेठी, बी है गोविंद नारायण सिंह, सी है बाबूलाल गौर और डी है कैलाश जोशी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गोविंद नारायण सिंह है ना। प्रमुख रूप से गोविंद नारायण सिंह जो है विपक्ष के नेता नहीं रहे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा की सामयिक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? ऑप्शन ए है रामकिशोर शुक्ला, बी है कुंजीलाल दुबे, सी है काशी प्रसाद पांडे और डी है तेजलाल टेभरे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रामकिशोर शुक्ला है प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए है खंड विकास अधिकारी, बी है ग्राम पंचायत सचिव, सी है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और डी है ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच। तो इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी है, यानी ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित जो पंच है प्रमुख रूप से सरपंच और उपसरपंच के अनुपस्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। ऑप्शन ए है सामान्य प्रशासन समिति, बी कृषि समिति, सी शिक्षा समिति। अब इसमें से कूट में से बताना है कौन कौन सी हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3 तीनों ही सही है भैया। ये प्रमुख रूप से तीनों समितियां उसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है सही मिलान करना है आपको, है ना। अभी कुछ चेंज भी हुए हैं तो आपको देखना है इनको। तो उस समय जो आंसर दिया था आप वीडियो रोक के इसको देख लीजिएगा, ये आपके काम आ सकता है। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न भैया पीएससी ने इसको हटा दिया था तो इसको लगाने कोई मतलब नहीं है, गलत था प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सारणी बैतूल, बी है अमरकंटक जो अनूपपुर में है, सी बीरसिंहपुर उमरिया में है और डी है डोंगलिया मुंडी खरगोन में है। तो कौन सा संबंधित नहीं है भाई? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है डोंगलिया। ये गलत है, बाकी तीनों ही सही है भाई। अगला प्रश्न है, इसमें गलत सुमेलित बताना है भैया आपको। बरगी जबलपुर में है, तवा होशंगाबाद, मटियारी मंडला और बारना उज्जैन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर डी यानी बारना घाटी का उज्जैन नहीं भैया, ये रायसेन में है ना। आपको ये ध्यान रखना है ना, उज्जैन में नहीं है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है मतलब कथन जो है पहला क्या है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। और दूसरा कथन है मालवा का पठार काली मिट्टी से आवृत है। तो आपने सभी ने ऑप्शन देख लिए होंगे, इसका जो आंसर है भाई डी है, यानी एक और दोनों सही है भाई इसमें, है ना। तो जो है मालवा सूती वस्त्र मिलों की स्थापना है और साथ में काली मिट्टी से आवृत है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1982, बी है 1986, सी है 1984 और डी है 1980। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1984, यानी 3-4 दिसंबर को ये घटना हुई थी। और कब है सन भी आपको देखना है, 1984। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है सार्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है अंडाशय, बी वृक्क, सी यकृत और डी है वृषण। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है वृषण से, है ना। सर्टोली जो कोशिका है प्रमुख रूप से किससे, वृषण से संबंधित है। बायोलॉजी का प्रश्न है भाई। अगला देखो, यूनिसेफ का मुख्यालय, तो जितने भी प्रमुख रूप से संस्थाएं हैं, संगठन है, उनके मुख्यालय और उनके स्थापना दिवस और स्थापना ईयर भी आपको ध्यान रखने हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है
है ना, सरल प्रश्न है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देख लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अंग में स्रावित होता है? ऑप्शन ए है आंत्र, बी यकृत, सी आमाशय और डी अग्नाशय। इसमें से कुछ प्रश्न हटाए भी हैं, कारण ये उनका वर्तमान में कोई भी महत्व नहीं भाई, है ना। कई ऐसा प्रश्न होता है ना जो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन बात के लिए नहीं, तो उनको हटा दिया है, इसलिए हमारे कुछ प्रश्न इसमें से रह भी जाएंगे, 2-4 प्रश्न जो है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आमाशय है ना। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है प्रमुख रूप से आमाशय से स्रावित होता है। अगला जो प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है ए से, बी है B12 से, सी है डी से और डी है सी से। तो स्कर्वी रोग सभी जानते हैं कि विटामिन सी का है ना, इसकी कमी से होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, संविधान के अनुच्छेद 51A में पालन और आदर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संविधान, बी है भारत की प्रभुता एकता अखंडता से, सी है सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से और डी है प्राकृतिक पर्यावरण से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है संविधान में पालन आदर जो है संविधान से संबंधित है, अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित प्रथम संशोधन था? तो सभी जानते हैं कि भाई सबसे पहले जो है तृतीय था, ये 1954 में हुआ था और इसे पहला संशोधित अधिनियम माना गया था, है ना। अगला प्रश्न देखो, केंद्र राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? ऑप्शन ए है अपीलीय क्षेत्राधिकार, बी है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सी है संवैधानिक क्षेत्राधिकार और डी है मूल क्षेत्र अधिकार। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भाई मूल क्षेत्राधिकार है ना। जिन्होंने जब सर्वोच्च न्यायालय अच्छे से पढ़ा होगा तो उसका आंसर बन गया होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022 की विकास दर IMF के अनुमान, है ना, तो 7.7, 8.7, 9.5 और 11.5। तो ये करंट का प्रश्न था, इसका आंसर जो था उस समय 11 था, है ना। अगला प्रश्न देखो, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1991, बी है 1993, सी है 1995 और डी है 2000। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1995 में मध्याह्न भोजन योजना। सभी गए होंगे भाई सरकारी स्कूल में जब पढ़ने, तो मध्याह्न भोजन के लिए बाकी समय जाए नहीं जाए, लेकिन मध्याह्न भोजन जब होता था तो बच्चा बाकायदा जाता था सब्जी पूड़ी खीर के लिए। सभी जानते हैं, अपना बचपन याद कर लिया होगा जिन जिन भी साथी ने गए होंगे। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है हेमचंद्र, बी है बल्लास, सी है विशाखादत्त और डी है पद्मगुप्त। 2-4 प्रश्न और बचे हैं भाई, लगा लो फटाफट से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है विशाखादत्त, है ना। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है भाई? विशाखादत्त। अगला प्रश्न है और 97 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता मोहरों में कौन सा वृक्ष अंकित मिलता है? ऑप्शन ए है आम, बी है पीपल, सी है पारिजात और डी है साल। तो जो है उस समय आंसर क्या दिया था भाई? पीपल, यानी पीपल ही सिंधु सभ्यता मोहरों में प्रमुख रूप से वृक्ष के रूप में अंकित होता था। अगला प्रश्न जो है एक सेकंड, हाँ, अगला प्रश्न क्या है, ग्राम स्वायत्त की विशेषता किसकी प्रशासनिक प्रणाली में थी? ऑप्शन ए है चेर, बी चोल, सी पांड और डी है पल्लव। तो आंसर क्या है? चोल है इसका आंसर भाई। जो है ग्राम स्वायत्त विशेषता प्रशासनिक प्रणाली में ग्राम चोलों के समय थी। अगला प्रश्न है, एलोरा व एलिफेंटा स्थल किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रतिहार, बी चालुक्य, सी राष्ट्रकूट और डी है होयसल। तो ये हमारे इतिहास से प्रश्न बना है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रकूट है ना। अगला प्रश्न देखो और अंतिम प्रश्न है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया? ऑप्शन ए है कुमारपाल, बी है भीम द्वितीय, सी है विद्याधर और डी है अरुणराज। तो इसका जो आंसर है क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विद्याधर है ना। तो ये हमारे भाई 100 प्रश्न हो चुके हैं। इसमें से कुछ प्रश्न छोटे हैं, उनका मैं बता चुका हूँ कि कारण क्या है। वर्तमान रूप में उनका कोई महत्व नहीं है, उस समय जब एग्ज़ाम हुई थी इसलिए वो महत्वपूर्ण था। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपको ठीक लगा हो तो भाई लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और इसी तरह जो यूनिट 2 के MCQ हम सोल्व करा चुके हैं, ये PYQ का तीसरा पेपर था। इसी तरह 2025 तक के 2 पेपर और 2-3 पेपर जितने भी हैं 2025 तक, वे सारे पेपर मैं कराने वाला हूं। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अंत में भाई
अपना ध्यान रखें, अपना माता पिता का ध्यान रखें और बने रहिए इस चैनल के साथ। और नेक्स्ट जो हमारे वीडियो आएंगे वो पॉलिटी से आएंगे, तो पॉलिटी वाली जो यूनिट है पूरी कंप्लीट हो जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।